हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 28 यानी 28। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्नों को। ध्यान दें। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगली पंक्ति है दोस्तों, ध्यान दें। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। ध्यान दें दोस्तों। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात इही अति ख्वारी। ठीक है, फिर से सुने। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात। पैदन विदेश यानी विदेश में चला जा रहा है हमारा जो अपना धन है। ठीक है, इही अति ख्वारी, यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, तो ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात इही अति ख्वारी। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर दोस्तों। भारतेंदु का काल ब्रिटिश उपनिवेश का था। ठीक है, भारतेंदु काल जो था उस समय ब्रिटिश उपनिवेश का समय था। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो चुका था। ठीक है, भारत को पूर्णतः मटिया मेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। ठीक है, यानी भारत को पूरी तरह से खोखला करके वो क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स कि यहाँ की सारी संपत्ति और जो भी बहुमूल्य संपत्ति थी उसे अपने यहाँ ले जा रहे थे। ठीक है, और उन्हीं में से एक है कोहिनूर हीरा और उन्हीं में से एक है टीपू सुल्तान की तलवार। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, हमारा जो भारत का इतिहास रहा है काफ़ी गौरवमयी रहा है। ठीक है, गरिमामय इतिहास रहा है, लेकिन इन लोगों ने हमें अंदर से खोखला कर दिया। हमारी सारी बहुमूल्य जो संपत्ति थी, जो चीज़ें थी, वो यहाँ से उठाकर ले गए। ठीक है, उस समय क्या था कि जो हम थे गुलाम थे। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, इसीलिए हमें समझ भी नहीं थी। ठीक, तो देखते हैं। भारतेंदु भारत दूरदर्शा के पहले अंक में भारतेंदु की कृति है। इसके पहले अंक में यह सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं? भारत दूरदर्शा से ली गई पंक्ति है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात इही अति ख्वारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात इही अति ख्वारी। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुर्दशा थी उस समय भारत की, तो उसे अपनी पंक्तियों में किसने उकेरा है? भारतेंदु ने। ठीक, अगला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दें दोस्तों। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर एक पंक्ति है दोस्तों, ध्यान दें, ध्यान से सुने। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, यानी कि भारत भूमि धन्य हो जहाँ से सभी रत्नों की उपज हुई है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी भारत भूमि है काफ़ी श्रेष्ठ रही है। ठीक है, किसकी पंक्ति है ये? ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पंक्ति है। क्या? धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ध्यान दें दोस्तों, भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली। यानी जो अंग्रेजों की जो खुद की विचारधाराएं थी, उनकी जो खुद की देशभक्तिपूर्ण जो कविताएं थी, उनसे भी भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रेरणाएं ली, जिसका सफल फल ये हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। यानी कि जो पहले क्या था कि जो कवि लेखक हुआ करते थे, नाट्यकार जो हुआ करते थे,
ठीक है, साहित्यकार जो हुआ करते थे वो सभी पहले सिर्फ उनकी जो सोच थी, थिंकिंग पावर जो थी वो सिर्फ गले मोहल्ले तक ही सीमित थी, व्यापक दृष्टिकोण उनमें नहीं था। लेकिन जब वह अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए, उनकी विचारधारा को उन्होंने पढ़ा समझा, ठीक है, उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं के संपर्क में आए, तब उन्हें समझ में आई कि असल में देशभक्ति होती क्या है। तब जाकर भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के कवियों ने क्या किया कि संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलना शुरू किया, जो व्यापक स्तर पर जो भारत की समस्याएं थी उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। ठीक, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की उपर्युक्त काव्य पंक्तियां इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं। ठीक है, जो बद्री नारायण चौधरी की प्रेमघन की जो पंक्तियां हमने अभी पढ़ी वो इसी तथ्य को बताती हैं। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए, ध्यान से सुने, देश के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए उत्तरदायी जो परिस्थितियां थी उन पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है, किन्होंने? भारतेंदु युग के कवियों ने। और इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण काम किया था। तो यहाँ थी जड़ किसकी? स्वाधीनता संग्राम की जो जड़ थी ना वो यहाँ से निकली, जो बीज था वो यहाँ पर था। कहाँ? भारतेंदु युगीन कवियों के द्वारा जो बोया गया था। ठीक है, जब इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक समस्याओं को, ठीक है, देशव्यापी समस्याओं को, ठीक है, जो मूलभूत समस्याएं थी उन्हें अपना विषय बनाया, तब जाकर के कहीं लोगों का ध्यान जो था वो अपने घरों से हटकर वो पूरी जो देश में जो स्थिति चल रही थी ना उस पर पहुंचा। ठीक है, तो दोस्तों ये था। ठीक है, इसीलिए फिर से पढ़ते हैं, जो कवियों ने यानी भारतेंदु युगीन जो कवि थे उन्होंने जनमानस यानी भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण काम किया था। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के कवियों और इस भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख ही लेते हैं दोस्तों, ध्यान दें। देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त की कृत एक देखो भारत भारती है, ठीक है, कविता है। देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती में लक्षित हुई। ठीक है, भारत भारती कब? 1912 में आई थी मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। ठीक है, इसमें बाद में देशभक्ति की भावना मिली। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, ध्यान से सुने, भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, ये किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की। फिर राधा कृष्ण दास, इनकी भारत बारह मासा राधा कृष्ण दास और विनय, ठीक है, बारह मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त कविताएं हैं। ठीक है, फिर से सुन ले एक बार। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत बारह मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त कविताएं हैं। ठीक है, आगे क्या है? हमारो उत्तम भारत देश, ये क्या है? काव्य पंक्ति हैं जो कि राधाचरण गोस्वामी द्वारा, किसके द्वारा? राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। क्या? हमारो उत्तम भारत देश, किसकी? राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती हैं। किसको परिलक्षित करती हैं? देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती हैं। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं, ध्यान दें। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत की शासन अधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है। क्या कहा है? देखते हैं। किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन, किए सनाथ
भोली भारत की प्रजा अनाथन, ये जो सनाथ बनकर हमारे सिर पर बैठे हैं ना, ये जो अंग्रेज, ठीक है, इन्होंने हमारी भारत की प्रजा को अनाथ कर दिया है, ठीक है, ये कहा जा रहा है इस पंक्ति में, ठीक है। तो प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत की शासन अधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है, यानी कि भारत का शासन अधिकार किसके हाथ में था? महारानी विक्टोरिया के, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया को संबोधित करते हुए कह रही है, सनाथ जो शब्द है महारानी विक्टोरिया के लिए है, ठीक है, कि ये सनाथ भोली भारत प्रजा अनाथन, इन्होंने तो क्या किया कि हमारी भारत की प्रजा को ही अनाथ कर दिया, ठीक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान किसका गुणगान किया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान का गुणगान किया। प्रेमघन ने राम राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहूँ नाही, ठीक है। प्रेमघन ने किसका गुणगान किया? राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहूँ नाही कहकर विदेशी शासकों के आश्वस्त किया, यानी कि ये कहा कि राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहूँ नाही, ठीक है, ये कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया। तो अंबिका दत्त व्यास ने क्या कहा? अंबिका दत्त व्यास ने कहा कि जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार भी प्रकट किया। यानी कि कुछ कवि जो थे वो उनके खिलाफ में थे, कुछ जो थे वो उनके समर्थन में थे महारानी विक्टोरिया के, ठीक है। अब समर्थन में क्या, अब अपने सिर पे जो मालिक होगा, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो, ठीक है, तो आपको अगर व्यवस्था संभालनी है तो आपको उनकी जय जयकार तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उस समय स्थिति विरोध की नहीं थी। उस समय सहयोग यानी समर्थन दिखाकर ही आप अंदर अंदर दीमक की तरह काम कर सकते थे। तो यही टेक्निक अपनाई थी किसने? भारतेंदु युग के कवियों ने, ठीक है, यानी उनकी प्रशंसा भी करते रहे और साथ ही साथ अपनी रचनाओं के, अपनी कृतियों के माध्यम से समस्त भारतवर्ष की आंखें भी खोलते रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, ठीक है। तो लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? तो ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की है, ठीक है, ध्यान रखना। संयोगिता स्वयंवर किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। इसकी सच्ची समालोचना करने वाले कौन? बालकृष्ण भट्ट। ध्यान से सुने दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है, ठीक है, हिंदी प्रदीप में। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति जताई है, ठीक है, यानी कि कुछ विद्वान थे जो इस नाटक को ऐतिहासिक बताते थे, तो इस पर आपत्ति जताई किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। किसमें? हिंदी प्रदीप में, ठीक है, पत्रिका है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव भी मिला था, ठीक है, प्रतीत हुआ है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं, किस निबंध के आरंभ में? संयोगिता स्वयंवर के आरंभ में लिखते हैं, लालाजी यदि बुरा ना मानिए तो एक बात आपसे पूछें। लालाजी यदि बुरा ना मानिए तो एक बात आपसे पूछें, वह यह कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्त की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही वह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तानगो और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद ना रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी? किसी समय के लोगों की हृदय की यानी मनोदशा क्या थी? उनके आभ्यंतरिक भाव किस पहलू पर ढुलके हुए थे? अर्थात उस समय मात्र के भाव, स्पिरिट ऑफ द टाइम्स क्या थे?
इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। ठीक है, पहले इन सब बातों को समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। तात्पर्य यह है कि संयोगिता स्वयंवर ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर लिखा गया एक किस्सा है। क्या है? ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर लिखा गया एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने ऐतिहासिक बोध का परिचय नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि लेखक ने इसमें अपने ऐतिहासिक बोध का कोई भी परिचय नहीं दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दें। भारतेंदु युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी गई हैं। इनमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध समीक्षाएं हैं वे लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो कुछ और भी समीक्षाएं लिखी गई हैं, वो किस पर हैं? लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयं पर ही लिखी गई हैं, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा था। ठीक है, लेखक ने क्या कहा था कि ये एक ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, पहली समीक्षा देखते हैं, हिंदी प्रदीप में अप्रैल 1886 में निकली थी। ठीक है, और दूसरी आनंद कादम्बिनी में माला 2 यानी मेघ 10 नवंबर 12 में, यानी ये कौन से 12 है ये कंफर्म नहीं है, 10, 11, 12। ठीक है, तो आप ये तिथि याद ना रखें, बस ये याद रखें कि दूसरी किस में निकली थी समीक्षा? आनंद कादम्बिनी में 1886 में निकली थी, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ देख लेना। दोनों समीक्षाएं एक ही वर्ष आगे पीछे करके निकली थी। इसका एक प्रमाण यह भी है कि आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित समीक्षा में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का हवाला दिया गया है। जो बाद में निकली थी ना आनंद कादम्बिनी, उसमें हिंदी प्रदीप में जो प्रकाशित पहले से समीक्षा थी उसका हवाला भी दिया गया। ठीक है, दोनों समीक्षाओं में से किसी समीक्षा के साथ उसके लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी जो दोनों समीक्षाएं हुई थी इनमें समीक्षा के साथ लेखकों का नाम वर्णित नहीं है, जिससे ये अनुमान होता है कि ये समीक्षाएं स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यानी कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समीक्षाएं स्वयं किसने लिखी? संपादकों ने लिखी थी। ठीक, बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कविता, ठीक है, क्या देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कविता पुस्तक यानी समस्या पूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए लिखा। क्या लिखा? ध्यान दें, इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की न हो, थोड़ी सी साम्यक देश भलाई के संबंध में भी होती तो सोना और सुगंधित कहा जाता। ठीक है, और देखें थोड़ी सी व्याख्या। इसी प्रकार उन्होंने शंकर दीक्षित नामक एक कवि की पुस्तक माधुरी विलास, ठीक है, यानी शंकर दीक्षित नामक एक कवि थे, उनकी पुस्तक थी माधुरी विलास की समीक्षा करते हुए हिंदी प्रदीप में ही यह लिखा। क्या लिखा? देशोपकारी बातें पर यह कविता की जाती तो अधिक लाभ था, यानी देशोपकारी बातों पर यह कविता की जाती तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, ये बात उन्होंने कही। आगे देखते हैं, ध्यान दें जरा, संयोगिता स्वयंवर के कथोपकथन की एक और अलंकारिक है और दूसरी ओर पांडित्यपूर्ण है। भट्ट जी ने अलंकारिकता पर आक्षेप करते हुए कहा, क्या कहा? ध्यान दें, केवल क्लिष्ट श्लेष बोलने ही से तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र क्या वरन एक प्राकृतिक मनुष्य की भी पदवी हम आपके पात्रों को नहीं दे सकते, बल्कि मनुष्य के बदले आपके नाटकों को पात्रों के नीरस और रूखे से रूखे अर्थांतरान्यास गढ़ने की कला कहें तो अनुचित न होगा। ठीक है, आगे देखें, ध्यान से देखें, आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित समीक्षा क्या प्रेमघन सर्वस्व यानी कि द्वितीय थी ये। ठीक है, भट्ट जी की समीक्षा से भी बड़ी है।
इसमें संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा यानी संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाम से प्राप्ति, स्वीकार व समालोचना स्तंभ के अंतर्गत की गई है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। आगे देखें, प्रेमघन ने हिंदी प्रदीप की समीक्षा पर अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? नाट्य रचनाकार के बहुतेरे शेष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं। ठीक है, नाट्य रचना के बहुतेरे शेष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं, अतः उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो कि प्रधान और विशेष हैं। ठीक है, उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो कि प्रधान और विशेष हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, व्याख्या थोड़ी देखते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर से पहले का नाटक है। यह नाटक भट्ट जी को पसंद नहीं आया था। उनके अनुसार ट्रेजिडी के किस्म का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया है। ठीक है, इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण तीनों रसों का उत्तम रीति से निर्वाह किया गया है। इसके साथ साथ इस नाटक में सदुपदेश भी हैं। पात्रों का आदर्श एवं यथार्थ रूप में भी चित्रण मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतेंदु का एक नाटक है नील देवी। इसके बारे में विषय, छंद या गान को भट्ट जी ने, बालकृष्ण भट्ट की बात हो रही है, तो भट्ट जी ने ऐसा उत्तेजक बतलाया है जिसे पढ़कर कायरों का जी भी फड़क उठे। यानी भारतेंदु का नाटक है नील देवी, इसके बारे में विषय, छंद या गान को भट्ट जी ने कैसा बताया है? ऐसा उत्तेजक बताया है कि जिसे पढ़कर कायरों का जी भी फड़क उठे। तो देखो कितनी बड़ी बात कही है। ठीक है, तो ये कुछ समीक्षाएं थी दोस्तों, समीक्षा से संबंधित व्याख्या थी। तो इसको आप एक बार वीडियो को रिपीट भी कर लेना, जिससे आपको और ज्यादा ये दिमाग में बैठ जाए और चीजें एकदम से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।